नमस्कार दोस्तों। तूफानों में भी जलता रहे वह दिया बनो, बरसात में सैलाब न लाए वह दरिया बनो, क्योंकि सहनशीलता से विकास होता है और उग्रवादिता से विनाश होता है। जीवन फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों का सफर है। अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाए चलो, मेढ़ी डगर है। इस सफर में हर कोई कभी सुख तो कभी दुख ढोता है, कभी कोई हंसता है तो कभी कोई रोता है। और यही जीवन का सच है। और इस जीवन के सच पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त भारत जोड़ने निकले गांधी के वंशज राहुल गांधी, नेहरू परिवार के खून राहुल गांधी और फिरोज और इंदिरा के बेटे बेटे यानी उनके पोते राहुल गांधी आज देश के लिए लड़ने निकले हैं, देश को जोड़ने निकले हैं। उसी गांधी की शर्त पर, जिस गांधी को हम सब नमन करते हैं। आज हमारे परम आदरणीय, परम पूज्य, हमारे भाग्य निर्माता, देश के भाग्य निर्माता, हम सबके महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है। और 153वीं उनकी जो जयंती है उस पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं, बारंबार नमन करता हूं। और नमन करते हुए बात शुरू करता हूं। आज राहुल गांधी ने एक इतना अच्छा काम किया कि राहुल गांधी आज गए कहां? आज राहुल गांधी उस गांव में मैं गए, मैसूर जिले में, जहां बदन वालू गांव है और जहां पर 1937 में जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और आजादी के दीवाने लड़ रहे थे और अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते वक्त यह था कि अपने लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो इसके लिए खादी की शुरुआत की गई थी। और खादी का पहली बार उत्पादन एक बृहद तरीके से जो है वहां से शुरू हुआ था, उस गांव से शुरू हुआ था। और वहां पर एक खादी की कोऑपरेटिव शुरू की गई थी और महात्मा गांधी 1927 में वहां गए और फिर 1932 में गए, उन्होंने इसको किया। तो राहुल गांधी आज वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर वो गांधी की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। जब वो आगे बढ़ाते हैं तो आज मैं राहुल गांधी पे बात करूं और सिर्फ राहुल गांधी पे बात करूंगा क्योंकि राहुल गांधी ने उस उद्देश्य को पूरा किया है जो गांधी कहते थे कि मेरी फोटो हटा दो। और गांधी के दूसरे लोग जो उनके खास, सबसे खास अनुयायी थे, वो भी यही कहते थे कि उनकी फोटो हटा दो, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात करो। विचारों को अपनाने की जरूरत है, फोटो और मूर्तियों की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी ने सचमुच विचारों को अपनाया है, संघर्ष को अपनाया है, गांधी की राह निकल पड़े। गांधी जितना पैदल चले थे उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा पैदल चलने निकल पड़े। यही राहुल गांधी है, इसलिए मैं उन पे बात करना चाहता हूं। आप राहुल गांधी पे जब बात करते हैं तो आज का एक राहुल गांधी आप देखते हैं, लेकिन एक वक्त के राहुल गांधी पे मैं बात करता हूं जो एक बड़ा पढ़ाकू लड़का था, शर्मीला सा लड़का था। आखिर वो शर्मीला सा पढ़ाकू लड़का इतना संघर्षशील व्यक्तित्व तो कैसे बदल गया और कैसे वो आज संघर्ष को दे रहा है और कहता है मैं किसी से नहीं डरता, मैं निकल पड़ा हूं, आपको जो करना है कर लीजिए। वो राहुल गांधी। तो आप समझिए वो व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं कि एक पढ़ाकू शर्मीला लड़का किस तरह से एक संघर्षशील व्यक्तित्व में बदल गया और आज वो भारत जोड़ो के जरिए पूरे देश को जोड़ रहा है। और जोड़ने जब निकल पड़ा है, करीब 500 किलोमीटर का उसने सफर पैदल तय कर लिया है। और जब 500 किलोमीटर के करीब का सफर तय हो रहा हो तो उस वक्त में आज 25वां दिन है उनकी यात्रा का। 25 दिन से वो लगातार चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। इस बीच में सिर्फ एक बार अपनी मां से मिलने निकले, रात में निकले और फिर अगले दिन शाम तक आ गए, जिससे अगले दिन की यात्रा में सुबह फिर हो रहे हैं। मतलब 24 घंटे एक्टिव रहने की उनकी क्षमता है। तो इस स्थिति में तो आप समझिए, तो अब जब कर्नाटक में वह उनकी भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश की तो उस वक्त में एक रिकॉर्ड लोगों का जमावड़ा था।
लोग उत्साहित थे राहुल गांधी से मिलने के लिए, देखने के लिए, उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए, भागीदार होने के लिए। लोग कहते हैं आज हमने आजादी के आंदोलन में तो भाग नहीं लिया, लेकिन एक नई आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। उस आजादी की लड़ाई में तो कम से कम हम हिस्सेदार बन जाए, किसी तरह से भी योगदान दे दें, और जिस तरह से भी योगदान दे दें उसको समझने की जरूरत है। तो ये सारी बातें हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से रिकॉर्ड बन रहा है। जब वो एंट्री किए तो उस समय 2.5 लाख लोगों ने उनका स्वागत किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, दंभ से भरी हुई है, वो हिल गई उस राहुल गांधी से जो एक पढ़ाकू शर्मीला सा लड़का था और आज एक संघर्षशील व्यक्तित्व बन चुका है। तो आप समझिए, भले ही वो कई चुनाव में उन्होंने वो किया हो, लेकिन कोई करिश्मा न दिखाए पाए हो, मगर लोकतंत्र के लिए उन्होंने जो किया है उसको कभी नहीं भूला जा सकता। लोकतंत्र की वो लड़ाई लड़ रहे हैं और वो करिश्मा साफ दिखने लगा है। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, उनका पूरा आईटी सेल, उनके केंद्रीय मंत्रियों से लेकर के खुद प्रधानमंत्री तक झूठ प्लांट करने में जुटे। मक्कारी सरेआम हो रही है। उनकी भांजी को उनके एक लड़की से छेड़छाड़ करना बता दिया जाता है। उनकी टी शर्ट को लेकर के तमाम सवाल उठाए जाते हैं, उनके जूते को लेकर उठाए जाते हैं। वो जिस कंटेनर में रुक रहे हैं वो कंटेनर बिल्कुल सामान्य सी स्थिति में है, और उस कंटेनर को लेकर झूठी फोटो प्लांट की जाती है और कहा जाता है ये राहुल गांधी का कंटेनर। तो आप समझिए झूठी चीजें कैसे प्रस्तुत करनी है, इसका पूरा खेल हो रहा है। और इस मक्कारी के खेल में सबसे गंदी जो भूमिका निभा रहा है वो लोकतंत्र का जो तथाकथित चौथा स्तंभ है, वो मीडिया, जिसे आज की डेट में चरण चुंबक मीडिया कहते हैं। वो चरण चुंबक मीडिया, वो गोदी मीडिया, वो चाटुकार मीडिया जो है राहुल गांधी की यात्रा को न सिर्फ दबा रहा है बल्कि उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में उनको न दिखाने के लिए अखबारों, चैनलों में होड़ लगी हुई है, और इसमें अब देश के तमाम कारपोरेट समूह भी उतर आए हैं। और कारपोरेट समूह में अदानी ग्रुप जो है, गौतम अदानी का जो नरेंद्र मोदी के खास मित्र हैं, अंबानी ग्रुप हैं, ये है, इन सब से भी विज्ञापनों की डील हो गई है कि पैसा भी लो और आप पर कोई खतरा भी नहीं आएगा, आप गलत करो सही करो, लेकिन आपको राहुल गांधी को नहीं दिखाना। वही वैकल्पिक मीडिया कुछ कुछ दिखाता है और कुछ कुछ क्षेत्रीय दलों के और सत्तारूढ़ दलों के पोषण में वो जुटा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे कांग्रेस से या राहुल गांधी से तो पैसा नहीं मिल रहा है, उनसे डर भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी से डरने की जरूरत नहीं और डरना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में डर किस बात का? नेता से डरा नहीं जाता, प्यार किया जाता है। तो आज ये राहुल गांधी की छवि कि उनसे कोई डरता नहीं है, प्यार करता है। कोई आता है अचानक गले लग जाता है, कुछ होता है, कैसे होता है, अपने दर्द बयां करता है, उनके पास रो लेता है, अपनी बात कह लेता है। तो नेता वही होता है जो सुनता है, और वो सुनने निकले हैं, जनता की सुनने निकले हैं, लोगों की सुनने निकले हैं। वही कांग्रेस और राहुल गांधी के हर कदम को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। उनको जबरन, जो अपराध उन्होंने कभी किया ही नहीं, जिसमें वो कभी शामिल नहीं थे, जिससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, उसमें भी उन्हें बनाया जाता है। वो उन बातों का उनसे सवाल किए जाते हैं जो उनसे कोई मतलब नहीं, और बनिया बन चुकी पत्रकारिता खत्म होती दिखती है, जो नफरत फैलाने में जुटी होती है। और उस नफरत का जब खेल चल रहा हो तो आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ है। यह अक्टूबर का महीना है, कई मायनों में अहम है। देश को बनाने वाले महात्मा गांधी जी का जन्म जो है आज के ही दिन 2 अक्टूबर को हुआ। देश के एक बड़े, बहुत थोड़े से समय के लिए, 1.5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। एक गरीब घर से आए थे, जिन्हें पंडित नेहरू ने पढ़ा करके और किस तरीके से आगे बढ़ाया था, उनको तमाम मदद दी थी, प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बेहतरीन काम किया और आदर्श है अपने आप में वो 1.5 साल। तो आज उनका भी जन्मदिन और उन्हीं के जन्म। तो जहां अक्टूबर का शुरुआती महीना सुखद है, वहीं अक्टूबर का आखिरी महीना बेहद दुखद हो जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ और 2 अक्टूबर
1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ, यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस। और वहीं 31 अक्टूबर 1984, वो काला दिन जो भारत के इतिहास में गंदे धब्बे की तरह दर्ज है, उस दिन उससे शर्मनाक दिन हो नहीं सकता। इस दिन देश के कायरों गद्दारों ने अपने ही देश की एक महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उन कातिलों, गद्दारों, धोखेबाजों का भी यह दिन है। तो आप समझिए, भारतीय धर्म संस्कारों में महिला के साथ में कोई भी अपराध करना घिनौना माना जाता है, महिला को मारना घिनौना माना जाता है, मगर यह पाप उन्होंने किया जिन पर उनकी रक्षा का दायित्व था, यानी उनके अंगरक्षक थे। तो आप ये समझिए, और जिन पर यह दायित्व था उन्होंने हत्या कर दी। शायद इंदिरा गांधी को अपनी मृत्यु का आभास हो चुका था। सुबह इंदिरा गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उस दिन स्कूल जाने से पहले गुड बाय किया, किस किया, और प्रियंका गांधी को महसूस हुआ कि उनकी दादी उन्हें कुछ ज्यादा ही आज प्यार कर रही हैं, गले लगा रही हैं। श्रीमती गांधी ने महज 14 साल के राहुल गांधी से कहा था उस समय कि यदि उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी मृत्यु पर वो रोएंगे नहीं, बल्कि आगे बढ़कर सभी को संभालेंगे। वो दिन याद करिए, 14 साल के राहुल गांधी से उन्होंने ये बात कही थी। शायद उन्हें आभास हो गया था कि वो जाने वाली है। वो ऐसी बातें क्यों करती हो दादी, राहुल गांधी ने तब यह कह के उनसे कहा था। तब राहुल गांधी को नहीं पता था कि चंद दिनों बाद उनकी दादी इस दुनिया से चली जाएंगी, कायर गद्दार उन्हें मार देंगे। वह दिन देखा था राहुल गांधी, बेहद प्यार था। उसके बाद में जब वो 21 साल के हुए तो उनके प्यारे पिता 21 मई 1991 को पेरम्बदूर में शहीद कर दिए गए। उनको भी कायरों ने उनके ऊपर किस तरीके से उन्हें माला पहनाया जिसमें बम लगाया हुआ था, सेट किया हुआ था, और बड़ी सहजता से वो मिलते थे, किसी से दुराभाव नहीं करते थे। सुरक्षा के लोग इस बात से परेशान भी होते थे कि उनके साथ हो रहा है। उसके चंद समय ही पहले उनकी सुरक्षा में इस देश की सरकार ने कटौती कर दी थी, जिस कारण से वो चीजें भी नहीं चेक की जा सकी कि सही में कहीं उसमें माले में कोई बम तो नहीं बंधा है। नहीं चेक किया गया और वो माला उन्होंने पहन लिया, और पहनते ही उसमें विस्फोट हुआ और मर। आप समझिए, वो दिन जब 100 उनका पहुंचा दिल्ली, तो आप सोचिए वो छत बिछत 100 पहुंचा था, जिसको जोड़ करके कि मतलब उसमें यह भी नहीं पता था कि ये राजीव गांधी का 100 है या किसका है। डीएनए टेस्ट से उसकी शिनाख्त हो सकी थी। आप समझ सकते हैं, गठरी एक पहुंची थी। वो स्थिति है कि अपने पिता का भी जो चेहरा ना अंतिम समय में देख सका हो, उससे ज्यादा आप सोचिए क्या स्थिति हो उस 21 साल के बच्चे के जो जवानी में कदम रख रहा था, और उस जवानी में उसे जब कुछ बेहतर करना था तो वो ये दुख देख रहा था। तो आप समझिए, टीनेजर में 14 साल की उम्र में वो अपनी दादी के शव को देखता है छत बिछत, और पिता के शव को देखता है जिसमें कुछ नहीं होता। तत्कालीन सरकार ने उनकी सुरक्षा घटाई थी सिर्फ नफरत में, और नफरत के कारण क्या हुआ, यही तभी श्री पेरम्बदूर में जो सभा में वो शामिल होने गए थे, और उन्होंने उसके पहले पूरे देश की सेकेंड क्लास से ट्रेन से यात्रा करके देश का रुख समझा था, देश को समझा था। वो राजीव गांधी, वो लाडला राजीव गांधी, देश का लाडला, वो चला गया। राहुल गांधी को तो तकलीफ होगी क्योंकि उनके पिता थे, लेकिन उसकी तकलीफ पूरे देश को। और नतीजा क्या हुआ कि उनकी मृत्यु का फायदा मिला कांग्रेस के उन लोगों को जिन्होंने वारिस बने, और उन्होंने उसमें सरकार बनाई, सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप समझिए, इसके बाद में यह पढ़ाकू लड़का परिवार को असहाय महसूस करने लगा, और देश में जो स्थिति हुई, उनके परिवार के प्रति स्थिति हुई, उसको देखने वाला था। ऐसी स्थिति में असुरक्षित राहुल गांधी के लिए क्या रास्ता था। देश उनके साथ खड़ा था। राजीव गांधी के नाम पर कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, और श्रीमती
सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री बनने का ऑफर किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऑफर किया गया, उन्होंने मना कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और गुमनामी के साथ राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए। वहां उन्हें अपना नाम भी बताने की छूट नहीं थी, और जिस तरीके से उन्हें मिलने की छूट नहीं थी सामान्य लोगों से, और कैम्ब्रिज से उन्होंने किस तरीके से ग्रेजुएशन किया, हार्वर्ड गए, हार्वर्ड से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद में कैम्ब्रिज से उन्होंने एमफिल किया, और फिर उसके बाद में मैनेजमेंट किया, और मैनेजमेंट की दुनिया की एक बड़ी कंपनी में उन्होंने काम शुरू किया। कांग्रेस खत्म होने लगी तो फिर श्रीमती गांधी को लोग बुलाने गए, प्रार्थना की, कद्दावर सोनिया गांधी को मनाने लगे। राहुल गांधी ने मना किया, कहा नहीं, मेरी मां राजनीति में नहीं जाएंगे, मेरा परिवार नहीं जाएगा। लेकिन अंततः देश के नाम पर नहीं चली और सोनिया गांधी वापस जो है राजनीति में आई। पार्टी सत्ता से दूर हो चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बड़ा व्यक्तित्व प्रधानमंत्री था, और इन सब हालात में सोनिया गांधी को कांग्रेस दी गई, खत्म हुई कांग्रेस दी गई। सोनिया गांधी ने मेहनत की, और नतीजा यह हुआ कि सोनिया गांधी 2004 में कांग्रेस को सत्ता में लेके आई, और उनकी 6 साल की मेहनत के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया, उन्होंने मना कर दिया। और फिर उसके बाद में 2009 में राहुल गांधी ने जो यूथ प्रोजेक्ट शुरू किया, और उस प्रोजेक्ट के बाद में कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ी। और उसके बाद जब राहुल गांधी को कहा गया प्रधानमंत्री बनने का, राहुल गांधी ने मना कर दिया, सोनिया गांधी ने मना कर दिया, कहा नहीं, गांधी परिवार का कोई नहीं बनेगा। मनमोहन सिंह जी बहुत काबिल व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें ही रहना चाहिए देश में। तो ये अब आप समझिए। फिर आप देखिए सोनिया गांधी ने जिस तरह मना किया, जैसे राहुल गांधी ने 2019 में कांग्रेस पार्टी हालांकि पहले जो है लगातार बढ़ी थी तमाम सारी चीजों में, लेकिन उसके बावजूद कई राज्यों में भी सत्ता में आ गई थी। इसके बावजूद राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हार की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी, और उन्होंने अध्यक्ष बनने से मना कर दिया। और राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से गांधी परिवार के किसी भी शख्स के अध्यक्ष बनने से मना कर दिया, और 3 साल बाद भी वो अपने शब्दों पर कायम है। इससे आप समझ सकते हैं इतना सत्य राजनीति में कोई नहीं बोलता है, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं, क्योंकि वो गांधी नेहरू के वंशज हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं, उस परंपरा को, विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। 2007 में जब वो महासचिव बने थे यूथ अफेयर्स के कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने युवाओं को लोकतांत्रिक तरीके से चुनने की परंपरा शुरू की, और इसके कारण कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भी उन्होंने परंपरा शुरू की। और 2009 का चुनाव राहुल गांधी के युवा प्रोजेक्ट के हिस्से था। कांग्रेस भारी बढ़त के साथ सत्ता में लौटी, मगर राहुल और सोनिया दोनों ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, जैसा मैंने पहले बताया। झूठ और नफरत से उन्हें पूरी तरह चिढ़, और झूठ और नफरत ने ही 2014 में कांग्रेस से सत्ता छीन ली। तमाम झूठे आरोप लगाए गए, तमाम झूठी बातें की गई, तमाम सारी चीज की गई, और जो झूठ बोलने वाले हैं वो सत्ता में बैठे हैं। लेकिन सच बोलने वाला आज सत्ता के लिए नहीं, देश के लिए लड़ रहा है। तो आप समझिए, कांग्रेस हारी, गांधी परिवार हारा, लेकिन उसके हौसले नहीं टूटे। राहुल गांधी ने कहा, मेरा नाम राहुल गांधी है, ना कि राहुल सावरकर। मैं मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। बेहद शालीन, शिक्षित, सभ्य और सहिष्णु राहुल गांधी की सरलता, साफगोई और ईमानदारी से सच बोलने की उनकी ताकत विरोधियों ने कमजोरी बना दिया। उन्हें पप्पू कहने लगे, क्योंकि वो सच बोलते। किसानों की बात आई तो उन्होंने किसानों के लिए उनकी सरकार में जो बनाया गया था, अध्यादेश पास किया गया था जो किसानों के खिलाफ था, उन्होंने फाड़ दिया। उन्होंने नहीं कुछ कहा। आप सोचिए, जबकि दूसरे जो कहते थे किसानों की बात, वही उस पर बुराई करते हैं, कहना फाड़ दिया। तो और क्या करते? पूंजीपतियों के हाथ में किसानों को दे देते। नहीं, उन्होंने कहा भूमि अधिग्रहण बिल ये नहीं होगा, जनता के हित में होगा। तो ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा में बैठे तमाम भ्रष्ट नेताओं ने और ताकतों ने उनकी सच्चाई को कलंकित करने की कोशिश की, और फिर जैसा मैंने पहले बताया, उन्हें पप्पू बनाने का क्रम शुरू।
ये पढ़ाकू लड़का अब तक मुद्दों और सच्चाई के लिए लड़ाकू बन चुका है, मगर किसी के लिए नफरत और उसके दिल में नहीं थी। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, राहुल गांधी ने कहा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं। आप मुझे अलग अलग गालियां दे सकते हैं, मगर मेरे अंदर आपके प्रति इतना भी, ऐसे ही उन्होंने कहा था, इतना भी गुस्सा, क्रोध, नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस है। 19 जून 1970 को जन्म लेने वाले राहुल गांधी को वो किस परिवार में जन्मे थे? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, अमेरिका सहित तमाम देशों को अपनी हद में रहने की सीख देने वाली पंडित जवाहरलाल नेहरू की आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी के घर पैदा हुए थे, पोते के। और जब वो जन्मे उसके बाद में उनका प्रधानमंत्री और बड़े, उसके बाद में 77 में सरकार चली गई। उसके बावजूद वो अपने परिवार के साथ में, सबके साथ में उसी तरह रहे। कभी उन्होंने वो नहीं कहा। उन्होंने संघर्ष के दिन भी इंदिरा गांधी के देखे, बचपने से ही उन्होंने सीखा। और फिर वो दून स्कूल में पढ़ने चले गए। सुरक्षा कारणों से उन्हें वहां से हटाना पड़ा और उन्हें घर में ही कैद करके पढ़ाना पड़ा, क्योंकि उनके परिवार पर और सब पर जो हमले हो रहे थे वो देखने वाले थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, फिर प्रबंधन गुरु माइकल की कंपनी में मैनेजर के रूप में काम किया 3 साल। 2002 में मुंबई में आकर के उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई। उस कंपनी में टेक्नोलॉजी की कंपनी शुरू की, जो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। राहुल इतने सरल और शर्मीले थे कि उन्हें पढ़ना, खेलना, तैराकी, क्रिकेट, एक्सरसाइज, दौड़ना और घुमक्कड़ीपन पसंद। वो सर्टिफाइड टाई मास्टर इंस्ट्रक्टर भी हैं और टाई मास्टर भी हैं। वो अकीडो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट भी हैं और अधिकतर समय जो वक्त है वो सुरक्षा कारणों से कैद रहे। मीठा खाने के शौकीन है, बावजूद इसके बड़ा साधारण खाना खाते हैं, कभी ड्रिंक नहीं करते हैं। आपको एक चीज बताएं, जो लोग कहते हैं वो कभी शराब नहीं पीते। राहुल गांधी के जन्म के बाद श्रीमती गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और राहुल गांधी के ही जन्म के साथ उन्होंने देश को उपहार दिया था। और उसके फलस्वरूप इस देश के 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए थे और उनको रोजगार और दूसरी चीजें, नौकरियां, सब कुछ मिला। देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण से लेकर के सब कुछ हुआ। आप समझ सकते हैं कि क्या। और भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, ये राहुल गांधी के जन्म के साथ की स्थिति। तो वो राहुल गांधी है। तो आप समझिए। और उनके अंदर, इसी कारण से राहुल गांधी के अंदर गरीबी से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई देती है। वो प्रबंधन गुरु के साथ काम करने के बाद भी कारपोरेट का एकाधिकार नहीं चाहते थे। उनका मानना है कि कारपोरेट का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि हर आम आदमी का उस पर हक होना चाहिए। समानता के साथ में प्रतिस्पर्धा के अवसर के वो पक्षधर हैं। और 2019 के चुनाव में इसीलिए उन्होंने न्याय योजना लॉन्च की थी। कैसे गरीब के हाथ में, मध्यम वर्ग के हाथ में पूरी तरीके से इकोनॉमी की डोर आए और उसके पैसे से कारपोरेट चले, और वो भी फले, किसी का नुकसान वो नहीं चाहते थे। लेकिन कोई एक व्यक्ति कब्जा कर ले, ये नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है जिस तरीके से कारपोरेट को सब कुछ कब्जा करा रही है, राहुल गांधी उसके खिलाफ। तो आप समझिए, उनका मानना था कि गरीबों को गरीबी से लड़ने में प्रत्यक्ष मदद का प्रावधान हो, ना कि भीख के रूप में अनाज दिया जाए और कुछ दिया जाए। राहुल का हमला उन बातों को लेकर किया जाता है जिसमें उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी, जैसा मैं पहले कह चुका हूं। वो ना प्रधानमंत्री रहे, न मंत्री रहे, ना कुछ और रहे। और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो पार्टी सत्ता में नहीं थी। तो आप इससे समझ सकते हैं अब स्थिति क्या है। चाहे परिवार हो या सरकार या पार्टी, वो उस अध्यादेश को फाड़ते हैं जो किसानों के खिलाफ है, जैसा मैंने बताया, जिसको कारपोरेट के दबाव में तत्कालीन सरकार में कारपोरेट के हितैषी जो बैठे थे सरकार में, जो कांग्रेस में ही थे उस समय या कांग्रेस से जुड़े हुए संगठनों में थे, वो लेकर के आए थे। उसके लिए उन्हें घेरा जाता है। उन्हें परिवार के जो पिछली सरकारों के बारे में घेरा जाता है। तो आप ये समझिए,
और उन्हें इस बात के लिए घेरा जाता है कि वो विदेश चले जाते हैं, वो छुट्टी मना लेते हैं। आप सोचिए कितना नैतिक व्यक्ति है कि साल में उसने तय कर रखा है कि 300 दिन मैं इस देश को, इस देश की राजनीति को दूंगा। 65 दिन अपने परिवार और सार्वजनिक उनके लिए बाहर जाना पड़ेगा, जो वो भी जाऊंगा, ज्ञान अर्जित करूंगा, विद्वानों से चर्चा करूंगा, उसके लिए जाऊंगा। तो आप समझिए, जो आदमी 300 दिन देता हो इस देश को, उसके लिए किस तरह झूठे प्रचार किए जाते हैं, प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। इन बातों से आप समझ। तो राहुल गांधी इस देश के लिए बाहर जाते हैं। कभी अपनी नानी के लिए जाते थे, वो अब नहीं रही। कभी मां के लिए, उनके इलाज के लिए जाते थे, और अधिकतर वक्त वो देश की चर्चा। वो किसी अय्यासी में नहीं जाते थे, उनके पास में कोई चार्टर्ड प्लेन से नहीं जाते हैं, वो किसी उससे नहीं जाते। तो इन बातों को समझने की जरूरत है। उसके बावजूद बदला गया, लेकिन आज वही राहुल गांधी लड़ने निकल। भाई और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। 25 दिन से लगातार पैदल चल के वो लड़ते हुए उस दंभी सत्ता से, घमंडी सत्ता से टकरा रहा है, जो झूठ मक्कारी की बुनियाद पर खड़ी है और नफरत की बुनियाद पर खड़ी है, जो देश को बांट देना चाहती है, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी लिंग के नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो जब ऐसा हो रहा हो, हमारी बेटियां असुरक्षित हो, हमारे युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हो, रोजगार खत्म हो रहे हो, और कुछ पूंजीपति पूरे देश के मालिक हो रहे हो, सत्ता के मालिक हो रहे हो, उनके इशारे पर नीतियां बन रही हो, कानून बन रहे हो, तब निश्चित रूप से देश को जोड़ने की जरूरत पड़ती है और जनता की बात सुनने की जरूरत है। तो राहुल गांधी उसी अभियान में निकले हैं, और आज गांधी जी का दिन है। तो गांधी का ये वंशज आज उस काम को करने के लिए उस जगह गया है जिस कर्नाटक में गांधी ने मत्था टेका, जहां से उन्होंने स्वावलंबन शुरू किया, जहां से खादी शुरू की। तो आप समझ सकते हैं, उस शर्मीले पढ़ाकू लड़के से ये संघर्षशील रहा। आज वो राहुल जी, तो मैं राहुल जी को, महात्मा गांधी को नमन करते हुए, लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।